देखो देखो पिछले टर्म में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास बॉडी केवल घूर्णन करती है, केवल रोटेशन करती है, तो यहां पर हमारे पास उसकी एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर बॉडी गोल घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है तो यहां पर हमारे पास एनर्जी हो जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। जहां पर ये जो v देख रहे हो ये v वेलोसिटी हमारे पास है आगे बढ़ने की, और जो ओमेगा देख रहे हो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, कोणीय वेग होता है हमारे पास बॉडी के गोल घूमने का। इसे कहते हैं, या इस मोशन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? सरल रेखी गति। रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णन गति, जो देख रहे हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात जरा सुनो। देखो, एक तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन होता है ये किस मोशन का एग्जाम्पल होता है, और तुम्हें 3 मोशन बताए थे। एक मोशन बताया था स्ट्रेट लाइन, और एक बताया था रोटेशनल, और एक बताया था वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल मतलब कंपन गति। ठीक है, ये दोनों तो देख ही चुकी हो, ये होती है हमारे पास कंपन गति। अब जरा देखो, जितनों ने भी आंसर करा था सबने रोटेशन करा था, जो कि पूरी तरह गलत है। ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल होता है स्ट्रेट लाइन मोशन का। देखो, एक बात बताने वाले हैं, उस बात को जरा सीख लो तो आगे चल के तुम्हें बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अच्छा, तुम पहले भी देख करके आए हो वो भी तुम्हें बार बार समझ में आएगा। देखो जरा फिर क्या बताने वाले हैं ऐसा। अच्छा, एक बात जरा सोचो, तुम्हारे घर के सामने की जो रोड है, सोचो जरा ध्यान से, तुम उस रोड पे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे हो, उसमें तुम एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हो। अब सोचो, तुमने वहां पर मोशन कैसा करा। अरे मान लो सीधी रोड है, ठीक है, मान लो बिल्कुल सीधी रोड है, और तुम उस रोड पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहे हो। सोचो तुमने कैसा मोशन करा। तुम्हारा दिमाग सीधा आंसर देगा, हमने भैया स्ट्रेट लाइन मोशन करा। जब एक सीधी रोड में एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएंगे मतलब हमारा मोशन कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक हमारे पास ये सीधा सा रिजल्ट आता है। अच्छा, थोड़ा सा अब इसको अलग तरीके से सोचो, वो रोड कहां पे है? ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा ही तो वो रोड होगी। सोचो ध्यान से, अर्थ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा तो वो रोड होगी ना। और अगर अर्थ देखो, अर्थ तो स्फेरिकल है। अच्छा, बाहर देखो तो बाहर जो रास्ता मिलेगा वो सर्कुलर मिलना चाहिए था, लेकिन अगर हम किसी सर्कुलर हिस्से का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक बात ध्यान रखना, हमारे पास सर्कुलर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एग्जाम्पल होता है। ध्यान सुनो, हम स्ट्रेट लाइन मोशन करते रहे और लगातार डायरेक्शन बदलते रहे तो लगता है सर्कुलर मोशन बनकर तैयार हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे मान लो हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं और लगातार डायरेक्शन बदलते जाए तो हमारे पास कौन सा मोशन तैयार हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। इतनी बात क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन इज अ एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? देखो, अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो रोटेट करने का मतलब है उसके सभी पार्टिकल एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से एक साथ मूव करने लगते हैं, एक साथ सर्कुलर मोशन करने लगते हैं, तब हम उसे रोटेशन कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर्कुलर मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। अब देखो, अब हमने कहा था कि तुम्हें आगे चल के बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी इससे, और ये भी कहा था जो तुम पहले पढ़ चुके हो वो भी समझने में मदद मिलेगी। अच्छा, एक बात जरा समझना, तुमने कई बार ऐसा करा होगा कि एक आर्क होगी और उसमें इस तरह से आया होगा, आर्क समझते हो, चाप, एक चाप होगी और बड़ा सा इस तरह से बना होगा। अगर मान लो कहीं पर भी फिजिक्स में या मैथ्स में कहीं पर भी अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना है
तुम इसको लगभग, ये जो आर्क देख रहे हो, हम इसको लगभग स्ट्रेट लाइन मान करके और ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं और ये मान लेते हैं कि यही हमारे पास आर्क का हिस्सा होगा, ये पूरे सेक्टर का हिस्सा होगा, ये तो मान लेते हैं। तो जरा समझना, अगर ये जो चाप देख रहे हो, ये आर्क देख रहे हो, अगर ये बहुत छोटी है तो जो सर्कुलर पाथ होता है वो लगभग स्ट्रेट लाइन होता है, इसी वजह से हम इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। सोचो जरा ध्यान से, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, केपलर के नियम पढ़े होंगे, ध्यान से देखो, तुमने केपलर के लॉस पढ़े होंगे, उसमें कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, यहां पर सन होगा, ये प्लैनेट होगा, प्लैनेट की एक पोजीशन ये लेते हैं और एक पोजीशन यहां पर लेते हैं बी। सोचो जरा, अब यहां पर अगर हमें इसका एरिया निकालना होता तो कैसे निकाल देते हो? इसको ट्रायंगल मान करके तो निकाल देते हो, हाफ बेस इंटू हाइट से। ट्रायंगल क्यों मान लेते हैं? क्योंकि ये जो हिस्सा देख रहे हो ये बहुत छोटा होगा। क्यों? अर्थ की सन से दूरी बहुत ज्यादा है और यहां पर अगर आप छोटी सी दूरी मानेंगे तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन का काम करता है। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो एक बात ध्यान रखना, ये आगे भी बहुत काम आने वाला है कि हमारे पास सर्कुलर मोशन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल होता है, और अगर किसी सर्कल का बहुत छोटा सा हिस्सा ले लो तो वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? आगे बढ़े अब। देखो, अब यहाँ पे आज का टॉपिक शुरू होता है। ये टॉपिक है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। देखो, आज का टॉपिक आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम क्या क्या बताएगा, चलो जरा देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, J बराबर होता है हमारे पास R क्रॉस P। अच्छा, P क्या होता है? देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास P होता है P बराबर mv। P मतलब हुआ हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का अगर हम यहाँ पर R से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, R क्या है? देखो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पर हम कोई एक्सेस लेते हैं और हमने यहाँ पर कोई एक पार्टिकल m ले लिया, ये हमारे पास r दूरी पर है और ये लगातार घूम रहा है। तो अब जरा समझना, अगर मान लो ये पार्टिकल घूम रहा है तो ये पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से घूम रहा होगा। सोचो, मतलब इसके पास मोमेंटम तो होगा, p तो होगा। अब अगर हम उस p का r से मल्टीप्लाई करा दें तो j आता है। अच्छा, r क्या है? r हमारे पास है एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। ये जो अक्ष देख रहे हो, अक्ष से लंबवत दूरी को हम यहाँ पे r कहते हैं। ध्यान सुनना आगे हमें, अब ध्यान सुनो, ये लंबवत दूरी हमारे पास, इसका जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसको पढ़ा क्या जाता है? देखो, अच्छा देखो, तुमने और भी इसको कहीं पे देखा होगा। देखो, तुमने एक बार इसको टाउ में देखा होगा। टाउ बराबर तुमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, R क्रॉस F। अच्छा, जो टाउ होता है ये हमारे पास होता है बल आघूर्ण। कुछ याद है? इसे कहते हैं बल आघूर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? देखो ध्यान से। अच्छा, बल आघूर्ण मतलब जब भी हम बल में R से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका मतलब हमने बल का आघूर्ण ले लिया। अच्छा, इंग्लिश में जरा इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब जब भी हम फोर्स में R से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका मतलब है हमने अपने फोर्स का मोमेंट लिया है। ध्यान सुनना, अगर मान लो कोई एक फिक्स्ड पोजीशन है या फिर कोई फिक्स्ड एक्सिस है, ये स्थिर एक्सिस है, फिक्स, अगर हम इससे जो दूरी r है, या इस केस में मान लो कोई दूरी r है, अगर हम फिक्स्ड पोजीशन से किसी दूरी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट लेना होता है, या हिंदी में इसको आघूर्ण लेना कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना। तभी जो टाउ देख रहे हो, इसको सीधा सा नाम दे दिया गया बल आघूर्ण। ये क्या है? बल का आघूर्ण। इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का मोमेंट ले लिया हमने। तो देखो, यहीं से हमारे पास डेफिनेशन तैयार हुई। अगर इसी से कनेक्ट करो तो अब हमने यहाँ पर P में R का मल्टीप्लाई कराया है, मतलब हमने P का मोमेंट ले लिया, हमने P का आघूर्ण ले लिया। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या निकलती है? देखो, R का मल्टीप्लाई कराने का मतलब हमने मोमेंट लिया, तो देखो डेफिनेशन निकलेगी, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम P ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर मोमेंटम J। इतनी बात क्लियर?
देखो एक बात और ध्यान रखना, ये जो एंगुलर मोमेंटम है हम इसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो तुम्हें कई किताबों में ये एल से भी लिखा हुआ मिलेगा, तुम्हारे एग्जाम में भी ये जे से भी पूछा जा चुका है, एल से भी पूछा जा चुका है, दोनों इसके सिंबल होते हैं। ये तुम्हें 11th-12th में मिलेगा जे नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जितनी बड़ी किताबें होती हैं, जितनी फॉरेन राइटर्स की बुक होंगी, उसमें लगभग हर जगह एल से लिखा जाता है, ठीक है। तो तुम दोनों सिंबल ध्यान में रखना, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जे भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, एल भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। अब एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन कैसे आएगी? डेफिनेशन होती है हमारे पास, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर मोमेंटम। इतनी बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है। देखो जब एक पार्टिकल की बात थी तो एक पार्टिकल पे तो एक काम कर गया। अच्छा यहाँ पे वैल्यू भी रख देते हैं, हमें इतना पता है P बराबर क्या होता है हमारे पास mv, mv भी रख दो तो हमारे पास J या फिर L, इन दोनों का ही फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा R क्रॉस P। P की जगह क्या हमारे पास? P की जगह आ गया हमारे पास M इंटू V। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे? चलो आगे देखो ध्यान से। तो यहाँ पर हमारे पास J की जगह आ गया R क्रॉस mv, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आगे जरा देखते हैं। अब देखो ये डेफिनेशन एक अकेले पार्टिकल पे तो काम कर गई, लेकिन अब फिर से वही बात, अब मान लो एक पार्टिकल की जगह हमारे पास पूरी बॉडी हो तो तब कैसे निकालेंगे? चलो आगे देखते हैं। देख लो एक बार, इतनी बात समझ नहीं सभी को, आगे बढ़े। देखो अब मान लो हम यहां पर एक पार्टिकल की जगह एक कंप्लीट बॉडी ले लेते हैं। अब ये बॉडी हमारे पास इस तरह से रोटेट कर रही है। अगर ये पूरी बॉडी रोटेट करेगी तो अब जरा सोचो, हमें एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है, तो ये बॉडी कई सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। सोचो ध्यान से, ये बॉडी कई सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। तो एक काम करा जा सकता है, अगर हम इस बॉडी के सभी पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम अगर हम जोड़ दें तो क्या लगता है हमारे पास हमारी पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकल कर के आएगा? मतलब जरा समझना, अगर मान लो यहां पर हम एक पार्टिकल लेते हैं, इसकी दूरी r1 है, हम यहां पर दूसरा पार्टिकल लेते हैं, इसकी दूरी r2 है, यहां पर हम तीसरा पार्टिकल लेते हैं, इसकी दूरी r3 है। अगर हम यहां पे इस तरह से पार्टिकल लेते हैं तो अब जरा समझना, इसका अलग एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अगर हम इस तरह से सभी पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकाल के जोड़ दें तो क्या लगता है हमारे पास पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आएगा? तो देखो अब अपने दिमाग में एक बात बैठा के चलना। देखो सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूले तो बैठे होते हैं, लेकिन उनका ठीक से मीनिंग नहीं पता होता है। लगभग सभी को यह फॉर्मूला पता होगा, और एक फॉर्मूला और आता है, ये सभी ने पढ़ा होगा, अभी याद हो ना याद हो, पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। तो अब जरा समझना, दोनों में डिफरेंस समझना। ये R क्रॉस P कब लगता है? जब एक पार्टिकल मूव करता है। एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है J बराबर R क्रॉस P या R क्रॉस mv। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बॉडी की बात करें तो कंप्लीट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? J बराबर I ओमेगा, जिसमें ओमेगा क्या होती है? बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो रोटेट कर रही है। I क्या होगा? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये आएगा कैसे? ये फॉर्मूला आएगा कैसे? ये फॉर्मूला यहां से आता है। तो अब जरा समझना, अगर मान लो किसी बॉडी का तुम्हें मोमेंट एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करा जाता है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट बॉडी। अगर बॉडी के सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जोड़ दो तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, और इसी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तुम यहाँ पे देख रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं है? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये याद रख पाओ कि नहीं रख पाओगे? चलो देखो एक काम करते हैं, ये जो तुम फॉर्मूला देख रहे हो हम इसका भी डेरिवेशन करवा देंगे। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो इसका डेरिवेशन करवाएंगे, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को हटा दो, तुम्हें पूरा फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो कई सारे जो प्रूफ करवाने वाले हैं उसके जैसे कई सारे प्रूफ हैं, सब तो नहीं करवाएंगे, तुम्हारे किसी काम के नहीं है। एक प्रूफ जरूर करवा दे रहे हैं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ओपन हो, तुम्हें चीजों को देखना आए ठीक से, ठीक है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़े, चलो देखते हैं। देखो अब यहां पे करना क्या है,
अब हम यहाँ पे कंप्लीट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालने वाले हैं, मतलब इस फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं। अभी तक क्या देखा था? अभी तक तुमने देखा एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कंप्लीट बॉडी की। तो यहाँ पर जरा समझना, अगर हमें कंप्लीट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो सभी पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकाल के जोड़ दो। देखो 1 2 3 पार्टिकल हो गए, यहाँ पर हमने कोई n पार्टिकल मान लिया, ये हमारे पास Rn हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, मतलब हमें हर एक पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात जरा समझो, ये बॉडी रोटेट कर रही है, मतलब ये सभी पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तुम्हें बताया था रोटेशन का मतलब क्या होता है। सभी पार्टिकल अगर एक ही एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन करेंगे तो वो बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो जरा सोचो, इन सभी के पास इनकी लीनियर वेलोसिटी होगी, इनका रेखीय वेग होगा। तो इसका v1 मान लिया हमने, इसका v2 मान लिया, इसका v3 मान लिया और इसका vn मान लिया। अच्छा, पूरी बॉडी कैसे मूव कर रही है? पूरी बॉडी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, ठीक है। मतलब पूरी बॉडी के लिए ओमेगा एक है, लेकिन सभी पार्टिकल्स के लिए v1 v2 v3 अलग अलग होंगे। अच्छा, अब ये अलग अलग क्यों होंगे? सभी पार्टिकल की वेलोसिटी, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी ये अलग अलग क्यों होंगी? देखो ध्यान से, इन सभी पार्टिकल्स की एक्सिस से दूरी अलग अलग है, r1 r2 r3 rn। अगर दूरियां अलग अलग है तो v भी अलग अलग होगा। क्यों? देखो तुम्हें एक बात बताई थी, देखो ध्यान से, एक बात तुम्हें समझाई थी काफी पहले। मान लो इस तरह से हमारे पास 2 पार्टिकल है, वो दोनों पार्टिकल इस तरह से एक ही रस्सी से बने। अब देखो यहाँ पे ये पहला पार्टिकल आ गया, दूसरा पार्टिकल आ गया, तो जरा समझना, इसकी रेडियस r1 हो गई, इसकी रेडियस r2 हो गई। अगर ये दोनों पार्टिकल आगे बढ़ेंगे तो अब ये दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। अगर ये हमारे पास एक साथ आगे बढ़ेंगे तो जरा समझना, अब ये पार्टिकल एक साथ हमारे पास यहां पे आएंगे। सोचो जरा, अब इनका एंगल तो कांस्टेंट है, टाइम के बारे में सोचो, टाइम भी तो कांस्टेंट है। ये पार्टिकल यहां से यहां तक जितना टाइम लेगा, ये भी तो यहां तक टाइम लेगा, उतना ही उसी टाइम पे तो दोनों पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान सोचो, यहां पर दूरी s1, ये दूरी s2। सोचो जरा, अब ये दूरी देखो, ये दूरी देखो, ये दूरी बड़ी दिख रही है। अगर दूरी बड़ी दिख रही है तो ये जो वेलोसिटी v2 देख रहे हो और ये जो वेलोसिटी v1 देख रहे हो, अब ये v2 हमारे पास बड़ा होगा, मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा, ठीक है। बात समझ आ रही? पहले बता चुके हैं, जिनको नहीं पता एक बार देख लो। देखो जरा, अच्छा s2 s1 से बड़ा है, ये तो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, ये तो साफ साफ दिख रहा है, मतलब यहां पर आ गया s2 इज ग्रेटर देन s1। सोचो दोनों एक साथ चल रहे हैं तो ऊपर वाला अगर t टाइम लेगा तो नीचे वाला भी तो t टाइम लेगा। सोचो अगर तुम इसमें t से डिवाइड करा दो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1। तो अब एक बात समझना, हमारे पास रेडियस जितनी बड़ी होगी उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब ये बात काम करती है। देखो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, पूरी बॉडी एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास, सभी के पास अलग अलग लीनियर वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि सबकी रेडियस अलग अलग मानी है। अब बात क्लियर नहीं आती? चलो आगे देखते। इसीलिए कह रहे थे, अच्छा किसी को बनाना हो तो बना लो, किसी को ये बनाना हो तो बना लो। वैसे हमने पहले ठीक से बनवाया था, एक बार जिसको बनाना बना लो, जिसके पास ना हो। चलो आगे बढ़ते, हटा दें। देखो आते, इसीलिए हम कह रहे थे कि तुम्हें एक डेरिवेशन करके जरूर दिखाएंगे। एक डेरिवेशन देख लोगे तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा ओपन होगा, ठीक है। देखो एक बार, अब देखो करना क्या है, हमें यहाँ पर सभी पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो पहले पार्टिकल का निकालते हैं, J1। J1 क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? फॉर्मूला होता है हमारे पास mvr, मतलब m1 v1 और r1। इतनी बात क्लियर? देखो जरा, तुम ये पढ़ के आए थे J बराबर r क्रॉस mv, यहाँ पे क्रॉस करोगे तो हमारे पास mvr रिजल्ट आएगा, जो तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सोचो जरा, अगर यहाँ पे हम v1 को ध्यान से देखें तो हमें v का फॉर्मूला पता है r ओमेगा। अगर पहले पार्टिकल की बात करें तो ये v1 और उसके लिए दूरी r1 हो जाएगी, लेकिन ओमेगा सबके लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास v1 बराबर r1 ओमेगा आ जाएगा, लगा दो। तो यहाँ पर हमारे पास J1 आ गया m1, v1 की जगह आ जाएगा r1 ओमेगा और ये आ गया r1,
ठीक है, तो ध्यान से देखो J1 R1 इंटू R1 हो गया R1 स्क्वायर, तो ये आ गया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। इतनी बात क्लियर। ये हमारे पास आ गया पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इसी तरह से निकालते हैं सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिमिलरली लिख दो। यहां पर हमारे पास आएगा J2, सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आएगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। सोचो जरा, अगर पहले से दूसरे पार्टिकल में जाओगे तो मास की जगह M2, R1 की जगह R2, ओमेगा तो वही रहेगा ना। बात क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से अगर J3 निकालना चाहो तो आ गया M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से अगर हम Jn निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। इतनी बात क्लियर है? सबको समझ में यहाँ पे? अब क्या करना है, हमें पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। पूरी बॉडी का निकालना तो इन सभी को उठा के जोड़ दो। चलो जोड़ते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखो हटा रहे हैं, डायग्राम हटा रहे हैं, ठीक है। जिसको बनाना हो बना लो। देखो, तो यहां पर आएगा हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम। यहां पर आ गया हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये आ गया हमारे पास कुल कोणीय संवेग। टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा J1 प्लस J2 प्लस J3 और ये हमारे पास जाएगा Jn तक। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अच्छा देखो जरा, J1 हमारे पास आया कितना? इतना। तो ये आ गया हमारे पास M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से J2 आ गया हमारे पास, J2 आ गया हमारे पास M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से J3 दिख रहा है, लिख ले। चलो ठीक है, यहां पर आ गया हमारे पास M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास आखिरी आ जाएगा Jn आ गया हमारे पास Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। इतनी बात क्लियर? अच्छा देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है। ओमेगा 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 कॉमन। तो यहां पर हमारे पास J की वैल्यू आ गई। यहां पर बचा हमारे पास M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर और ये जाएगा हमारे पास Mn Rn स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक। और हमने यहाँ पर ओमेगा कॉमन ले लिया। अच्छा, ये कुछ जाना पहचाना नहीं दिख रहा है? ये तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं दिख रहा है? देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहो तो इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, आई कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेकर के n तक। तो ये आ गया आई वेरीज 1 to n। ये आ गया हमारे पास MI RI स्क्वायर और ये ओमेगा लगा हुआ है। अच्छा, सिग्मा MI RI स्क्वायर क्या लगता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह I रख देंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया J बराबर I ओमेगा। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास जो MVR फॉर्मूला होता है वो एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है और जो I ओमेगा होता है वो कंप्लीट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है। देखो, ये आर्टिकल सिर्फ इसलिए कराया है ताकि तुम्हारा थोड़ा दिमाग ओपन हो। और इसको कराने का एक रीजन और था, अगर मान लो कभी पेपर कठिन बनता है तो वो आर्टिकल से कॉन्सेप्ट लेकर के क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अगर मान लो कभी पेपर बहुत कठिन लेवल का बनेगा तो वो इससे कॉन्सेप्ट निकाल करके क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, इसी वजह से एक तुम्हें डेरिवेशन करवा दिया। नोट कर लो जिसे जो नोट करना हो। चलो हटा दे। देखो, अब यहां पर हमारे पास अगला टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर क्या आएगा हमारे पास? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल के मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। एम क्या लिखा है? एंगुलर मोमेंटम लिखा है, ध्यान रखना।
तो यहाँ पर हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। सोचो जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और अभी अभी देख के आ रहे हो जे का फॉर्मूला होता है हमारे पास आई ओमेगा। इतनी बात क्लियर? तो अब तुम्हें के में और जे में रिजल्ट निकालना है। अच्छा एक बात जरा समझना, अब ये रिजल्ट दो तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है? चलो पहले एक तरीका देखते हैं। देखो एक तरीका देखते हैं, दोनों को उठा के सबसे पहले डिवाइड करवा दो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, दोनों को उठा के डिवाइड करवा दो, ठीक है? डिवाइड कराओगे तो हमारे पास के अपॉन जे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर आ गया देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास आई ओमेगा। आई से आई कैंसिल, ओमेगा से स्क्वायर कैंसिल, तो एक आ गया ओमेगा अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास के अपॉन जे, एक रिजल्ट। अच्छा एक और तरीका हो सकता है, सोचो जरा, अगर डायरेक्ट डिवाइड करवा दिया तो आई से आई कट गया, ओमेगा रह गया। लेकिन एक काम करें, हम इसका स्क्वायर कर दें और फिर डिवाइड करा दें, तो क्या लगता है ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा। सोचो जरा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तब एक और रिजल्ट आएगा। चलो देखते हैं उसको भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने जे स्क्वायर कर दिया, मतलब ये जो इक्वेशन देख रहे हो इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये सेकंड रिजल्ट आ गया। अब डिवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पे के दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हारे पास जे स्क्वायर। देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आ गया हमारे पास आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। अच्छा देखो हमारे पास आई से ये स्क्वायर कैंसिल, ये 2 नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास, तो देखो हमारे पास के अपॉन जे स्क्वायर आ गया 1 अपॉन 2 आई। जे स्क्वायर को ऊपर भेज दो तो हमारे पास के की वैल्यू आती है जे स्क्वायर अपॉन 2 आई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आता है। अब एक बात जरा समझना, ये भी तो तुम्हारे पास के और जे में रिलेशन है, और ये भी के और जे में रिलेशन है, तो अब कौन सा सही माना जाए? ध्यान सुनना, इसमें तुम्हारे पास आई आ रहा है। आई तुम्हारी बॉडी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास होता है बॉडी का। सोचो अगर इसका मास 2 ग्राम है तो 2 ग्राम ही रहेगा, फिर तुम कुछ भी कर लो। वैसे ही हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉडी की, जो चेंज नहीं होती। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये सही है, ये गलत है। क्यों? ओमेगा के बारे में सोचो, ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है। क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? सोचो, हमने मान लो बॉडी को तेज घुमा दिया, अगर हमने बॉडी को तेज घुमा दिया तो अगर तेज घुमा दिया तब तो ये रिजल्ट फिर बदल गया। सोचो अगर ये रिजल्ट बदल जाएगा तो रिजल्ट किस काम का? तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आता है प्रॉपर, वो ये रिजल्ट आता है। हमेशा ध्यान रखना, गलत वाला इसलिए करके दिखाते ताकि तुम्हें पता चले गलत है और क्यों गलत है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? सबको समझ में आया कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? के बराबर जे स्क्वायर अपॉन 2 आई। ठीक, एक आसान सा रिजल्ट था, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, देख लो एक बार फिर हटाते हैं। हटा दें। देखो आगे, अब हमारे पास आती है फंडामेंटल इक्वेशन, रोटेशनल मोशन की फंडामेंटल इक्वेशन। अच्छा, रोटेशनल मोशन की फंडामेंटल इक्वेशन से पहले जरा स्ट्रेट लाइन मोशन की फंडामेंटल इक्वेशन बताओ। कैसे बताओगे? बताओ, तुम्हारे आसपास जो उसे बता दो, किसी को बता दो। देखो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन की फंडामेंटल इक्वेशन F बराबर ma। तुम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है? बचपन से तुम पढ़ते चले आ रहे हो स्ट्रेट लाइन मोशन की फंडामेंटल इक्वेशन। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक और इक्वेशन आती है जिसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन की फंडामेंटल इक्वेशन। अच्छा, एक काम करते हैं, अब यहां पर हमारे पास ये जो टॉपिक है ये 2 तरह से आएगा तुम्हारे पास, ठीक है? सबसे पहले तो फंडामेंटल इक्वेशन नाम से, और हमारे पास ये टॉपिक एक और तरह से आ सकता है कि अब यहां पर तुम्हें 2 रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
ठीक है, पहला रिजल्ट आएगा टाउ में और जे में। टाउ क्या होता है हमारे पास? टाउ होता है बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो देखो बचपन में तुमने एक बात पढ़ी होगी कि हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। देखते हैं, देखो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, टाउ इज इक्वल्स टू dj अपॉन dt। कुछ याद आ रहा है? अच्छा एक बात जरा समझते हैं, देखो जरा पे तुमने एक रिजल्ट और पढ़ा था, एक रिजल्ट पढ़ा था F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। कुछ ऐसा भी तो पढ़ा था। तुम जरा समझना, अगर तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेट लाइन मोशन ठीक से बैठा हुआ है तो रोटेशनल मोशन बस इस स्ट्रेट लाइन मोशन की एक इमेज होती है बस। देखो ध्यान से, अच्छा अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में आओगे तो वहां पर लीनियर मोमेंटम होता है, रेखीय संवेग। अगर घूर्णन गति में आओगे, रोटेशनल मोशन में आओगे, तो यहां पर आता है एंगुलर मोमेंटम, या हमारे पास आता है कोणीय संवेग हिंदी में। इतनी बात क्लियर है? अच्छा जरा समझना, अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो इंपॉर्टेंस फोर्स की होती है, रोटेशनल मोशन में वही इंपॉर्टेंस हमारे पास टॉर्क की आती है, बल आघूर्ण की आती है। कैसे जरा समझते हैं? अच्छा जरा समझना, अगर मान लो हमारे पास ये एक बॉडी रखी है तो जरा सोचो ये बॉडी मोशन कब करेगी? ये बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कब करेगी? जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा। सोचो ध्यान से, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन केवल तब कर पाएगी जब इस पे फोर्स F अप्लाई होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा आगे जरा समझते हैं, सोचो जरा ध्यान समझना, तुम्हारे सामने एक बॉल रखी हुई है, अब उस बॉल को घुमाना है, उसको रोटेशनल मोशन करवाना है। कैसे करवाओगे? सीधा सा आंसर है, उसे पकड़ के ऐसे घुमा दोगे, बॉल घूमने लगेगी। दोनों हाथ से पकड़ घुमा दोगे, बॉल घूमने लगेगी। तो अब एक बात समझना, जब भी हमें किसी चीज को रोटेट करवाना पड़ता है तो हमें कंपलसरी उस बॉडी में टॉर्क लगाना पड़ता है, बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। मतलब जैसे बल स्ट्रेट लाइन मोशन करवाता है वैसे बल आघूर्ण या टॉर्क हमारे पास बॉडी को रोटेट करवाता है। मतलब जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर फोर्स की है वही यहाँ पर टॉर्क की होती है, जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की है वही यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की होती है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? अच्छा जरा आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पर इतना पता है कि जो J होता है हम J को I ओमेगा लिख सकते हैं। अभी भी देख के आ रहे हो, हम J को I ओमेगा लिख सकते हैं। तो रखो जरा पे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू आगे देखो d अपॉन dt तो रखा हुआ है। अब J की जगह आ गया I ओमेगा। जरा ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। सोचो क्या बॉडी का मास कभी बदलेगा? क्या हमारे पास जो बॉडी की रेडियस है वो बदल जाएगी? अगर बॉडी की रेडियस बदल गई तो वो बॉडी क्या रिजिड बॉडी होगी? सोचो जरा, रिजिड बॉडी का मतलब उसके पार्टिकल्स बिल्कुल भी हिले नहीं। बात समझ आ रही है यहाँ पे? मतलब यहाँ पर m और r दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो I देख रहा हूं I भी हमारा कैसा होगा? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये d अपॉन dt से बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास d अपॉन dt से बाहर आ गया, मतलब अंदर क्या बचा हमारे पास? d ओमेगा अपॉन dt। अच्छा जरा समझो, d ओमेगा अपॉन dt मतलब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सोचो जरा, अगर यहाँ पर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अगर तुम एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलता है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। यहाँ ये क्या होता है? इसे कहते हैं रेखीय त्वरण। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? आगे देखो, मतलब यहाँ पर अगर तुम अल्फा लगा दो तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया, देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। ये हमारे पास होती है फंडामेंटल इक्वेशन इन द रोटेशनल मोशन। ठीक है, टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। अच्छा एक काम करते हैं, जरा बिल्कुल यही काम यहाँ पे करो। सोचो जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, देखो तुम्हें ये जल्दी से देख डालो, तुम्हें सब पता है। यहाँ पे तुम्हें यहाँ पर पता है P बराबर क्या होता है? mv।
मतलब यहाँ पे F बराबर क्या रखोगे, d/dt, और ये आ जाएगा mv। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास m, ये आ गया dv/dt। dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो F बराबर आ गया हमारे पास ma। ये फंडामेंटल इक्वेशन होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में। तुमने पहले चैप्टर में भी देखी थी, तुमने 11th वगैरह में भी देखी होगी। ये तुम्हारे पास फंडामेंटल इक्वेशन होती है रोटेशन की, टाउ बराबर आई अल्फा। इतनी बात क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन मोशन ठीक से आता है तो तुम उसी की इमेज देखते चले जाओगे रोटेशनल मोशन में। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे। और ध्यान रखना, हमने अभी कहा था कि तुम्हें यहाँ पे दो रिलेशन देखने को मिलेंगे। देखो पहला रिलेशन ये आ गया, दूसरा रिलेशन ये आ गया। इसको भी ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास टाउ क्या होता है, टाउ होता है dj/dt। अच्छा जरा देखो, हम इसको एक बात और कहते हैं, ये हमारे पास होता है न्यूटन्स लॉ इन रोटेशनल मोशन। अच्छा एक बात समझना इसके बारे में, न्यूटन ने अपने लॉ क्या दिया था, ये दिया था कि F बराबर dp/dt, न्यूटन का सेकंड लॉ। लेकिन जब न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ यहां पर दिया, तब इसी की मदद से ये टर्म निकाला गया। ध्यान रखना, ये टर्म न्यूटन ने नहीं दिया था, लेकिन हम फिर भी इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि जो न्यूटन ने दिया था स्ट्रेट लाइन मोशन में, वही चीज एज इट इज यहां पर अप्लाई हो गई रोटेशनल मोशन में। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर जो टाउ देख रहे हो हमारे पास क्या है, dj/dt। इसको हम न्यूटन्स लॉ इन रोटेशनल मोशन कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, ध्यान रखना, ये न्यूटन ने दिया नहीं था, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर इसको न्यूटन्स लॉ ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो न्यूटन ने लॉ दिया था वो एज इट इज कॉपी हुआ है। तो अब जरा समझना, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, बल आघूर्ण में और हमारे पास कोणीय संवेग में क्या रिलेशन होता है, तो ये फॉर्मूला रखा हुआ है। अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि टॉर्क में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होता है, बल आघूर्ण में और जड़त्व आघूर्ण में क्या रिलेशन होता है, तो रिजल्ट आता है टाउ बराबर आई अल्फा। इतनी बात क्लियर? अब देखो, अब एक जरूरी बात कि यहां पर हमने ये दोनों टर्म एक साथ क्यों बताए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। अच्छा ध्यान से देखो, यहां पर जहां जहां m आ रहा है वहां पर m की जगह क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, हम नहीं देखेंगे, सोचो। देखो यहां पर जहां जहां m आ रहा है, यहां पर m की जगह क्या आ रहा है, I निकल के आ रहा है। तो अब एक बात समझना, जो रोल स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी के मास का होता है, बिल्कुल वैसा ही रोल रोटेशनल मोशन में बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे देखो, इस बात को ध्यान रखना कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी तरह से मास के रिजेंबल करता है। मतलब जो जो बात यहां पर हमारा मास प्ले करेगा, बिल्कुल वैसी ही बातें मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। ठीक है, देख लो आर्टिकल, फिर इसको अभी आगे समझाते हैं। देखो जल्दी से आर्टिकल, आगे बढ़े। अब देखो, अब यहां पे थोड़ी सी कहानी सुनो। अच्छा देखो, तुमने बचपन में सुना होगा, 11th क्लास में जब टीचर बताते हैं तो ऐसे ही बताते हैं कि मान लो पंखा चल रहा है भी, हम पंखे का स्विच बंद कर दें, जैसे ही स्विच बंद करोगे इलेक्ट्रिसिटी तो कट गई। अब इलेक्ट्रिसिटी तो पंखे पे नहीं जा रही है, लेकिन पंखा फिर भी तो घूम रहा है। अब क्यों घूम रहा है? यहीं से बताया जाता है कि पंखा अगर घूम रहा है या कोई बॉडी घूम रही है, तो उसमें होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है, अब जड़त्व आघूर्ण क्या करता है, अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो वो उसको रोटेशन में ही रखेगा, अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसको विरामावस्था में ही रखेगा या रेस्ट पोजीशन में ही रखेगा या रखने की कोशिश करेगा। यही तो मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जरा सुनो, जो तुमने बचपन में एक कॉन्सेप्ट बैठाला था अपने दिमाग में कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रोटेट कर रही बॉडी को उसको रोटेशन की अवस्था में रहने देगी और मूव कर रही बॉडी को, रेस्ट में रखी बॉडी को रेस्ट में ही रखेगी, उसको घूमने नहीं देगी। कब तक? जब तक बाहर से कोई बल आघूर्ण ना लगाया जाए, मोमेंट ऑफ फोर्स ना लगाया जाए। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पे? इतना समझ में आ रहा है सभी को? ये तुमने बचपन में पढ़ा हुआ था।
ठीक है, आगे जरा सुनो। अच्छा एक काम करते हैं, ध्यान सुनना, एक काम करते हैं, हमने यहां पर दो पंखे ले लिए, देखो जरा, एक इस तरह से ले लिया और एक यहां पे ऐसा पंखा ले लिया जिसके पंख छोटे छोटे हैं। छोटे से रूम में नहीं कहीं लगा होता है, कई सारे ऑफिस वगैरह में लगा होता है छोटा सा फैन, लेकिन एक काम कर दिया, दोनों का मास बराबर है। मान लो इसका मास भी है, मैं इसका मास भी है, लेकिन इसकी रेडियस अब r1 दिख रही है, इसकी रेडियस r2 दिख रही है। सोचो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर mr²। अच्छा दोनों का मास तो बराबर, r अलग अलग है, इसका r बड़ा है, तो मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। तो जरा सोचो I1 I2 में कौन बड़ा होगा, सोचो जरा ध्यान से, I1 I2 में कौन बड़ा होगा। यहां पर I1 हमारे पास बड़ा होगा I2 से। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि R1 R2 से बड़ा है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। अच्छा एक बात समझो, मतलब बड़े वाले पंखे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा, छोटे वाले पंखे का छोटा। अब मान लो दोनों पंखे चल रहे हैं, हमने दोनों का स्विच एक साथ बंद कर दिया, तो क्या लगता है कौन सा पंखा जल्दी रुक जाएगा, बड़ा वाला कि छोटा वाला। छोटा वाला जल्दी रुक जाएगा, बड़ा वाला देर तक धीरे 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 घूमता रहेगा, ठीक है, और फिर जाके रुकेगा। तो अब जरा समझना, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी को घूर्णन अवस्था में रखने का काम करता है। ध्यान सुना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसे रोटेट करवाता रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में तो उसे रेस्ट में रखेगा, ठीक है, या रखने की कोशिश करेगा। तो जरा सुनना, हमने दोनों से इलेक्ट्रिसिटी काट दी, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है ना, तो ये जो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये बॉडी अगर घूम रही है तो वो उसको घूमने की कंडीशन में रखने की कोशिश करता है। अगर यहां पर देखें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो ये बॉडी को ज्यादा देर तक रोटेशन की अवस्था में नहीं रख पाता और ये जल्दी रुक जाता है। अच्छा अब मान लो दोनों रुक गए, हमने दोनों का स्विच एक साथ ओपन कर दिया। अगर दोनों का स्विच एक साथ ओपन करा तो अब जरा सोचो, फुल स्पीड में कौन सा पंखा जल्दी आ जाएगा। अगर तुमने कहीं छोटा पंखा देखा हो तो स्विच ऑन करते ही ये धीरे धीरे करके बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेता है, जबकि ये स्पीड नहीं पकड़ पाता। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो वो विरामावस्था में रखी वस्तु को विरामावस्था में रखने की कोशिश करता है, रेस्ट में रखी बॉडी को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है। बात समझ आ रही यहाँ पे, मतलब ये बॉडी को घुमाने नहीं देगा इतनी आसानी से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो ये बॉडी को रोक करके भी इतना ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगा। अब बोलो, बात दिमाग में बैठ रही है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझें कैसे, ये होता क्या है, इतनी बात क्लियर हुई। इसीलिए देखो एक कंडीशन ले ली, हमने दोनों का मास बराबर ले लिया ताकि तुम इसको मास से कनेक्ट ना कर पाओ, ठीक है, दोनों का मास बराबर है, इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पे। अच्छा देखो, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा, रोटेशन में परिवर्तन होना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा यही बात मास में आती है। सोचो जरा, अब मास में हमने एक बहुत हल्की बॉडी ले ली और यहां एक बहुत भारी बॉडी ले ली। अब सोचो हमें दोनों बॉडीज को चलाना है, तो जो हल्की वाली बॉडी है वो तो आसानी से आगे बढ़ जाएगी कम फोर्स लगाने पर, लेकिन जो बड़ी सी भारी सी बॉडी है हमें उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब उसमें ज्यादा फोर्स लगाओगे तो अब जरा सोचो, सामने से दोनों बॉडी चलती हुई आ रही है, एक हल्की बॉडी चल के आ रही है, एक भारी बॉडी, दोनों की स्पीड बराबर है। तो सोचो कौन सी बॉडी आसानी से रोक लोगे तुम। हल्की बॉडी पे तुम जरा सा फोर्स लगाओ तो रुक जाएगा, लेकिन भारी बॉडी में तो कस के फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो जाके रुकेगी। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? मतलब जरा समझना, जितना ज्यादा मास होगा बॉडी अपनी अवस्था में परिवर्तन उतनी मुश्किल से करती है। सोचो दोनों बॉडी विराम अवस्था में, हल्की वाली आसानी से चल गई, भारी वाली में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, क्योंकि भारी बॉडी जो जिसका मास ज्यादा है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन, अपनी स्टेट में चेंज मुश्किल से करती है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में जो काम मास का होता है बिल्कुल वही बिहेवियर रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। बोलो इतनी बात समझ में सबको कि नहीं है यहाँ पे? अब सोचो, इतना सब समझाने के बाद
तुम्हारा क्वेश्चन क्या तैयार हुआ, क्वेश्चन एक तैयार हुआ कि यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन पूछा आता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिजेंबल करता है, तो तुम यहाँ पे मास को टिक करके चले आओ। बात क्लियर है यहाँ पे? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा आता है। अच्छा, जब पेपर सब्जेक्टिव होता था तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता था। इसको हम पढ़ते थे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यही तुमने कहानी इतनी सुनी, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। अब देखो, जब अगले टर्म पे आओगे तो तुम यहाँ पे दो चीजें सीखोगे। ठीक है, अगर कुछ याद हो तो तुमने सीखा था पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। रोटेशन मोशन में दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते थे, एक होता है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, एक होता है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। तो एक काम करना, अगले टर्म पे जब आना तो हो सके तो इसको एक बार रीड करके आना। ठीक है, अगले टर्म पे दोनों थ्योरम समझाएंगे और सबसे जरूरी बात, इनको अप्लाई करना सिखाएंगे, क्योंकि इनको अप्लाई करना जब सीखोगे तभी तुम्हारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो पाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, चलो बाकी फिर अगले टर्म पे।